3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 30 लाख रुपए लेकर नीट और जेईई परीक्षाओं में पास कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली, जयपुर और कोटा से 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। नीट, जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पास कराने और मनचाहे गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश दिलाने के सब्जबाग दिखाकर प्रत्येक छात्र से 30 लाख रुपए में सौदेबाजी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीमों ने दिल्ली, जयपुर और कोटा में गिरोह के 3 शातिरों को 17 लाख रुपए के डमी नोटों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शुक्रवार शाम अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया कि तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए गए 17 लाख रुपए के बोगस नोटों के साथ बोगस अभ्यर्थियों से रुपए लेते धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से परीक्षाओं के दस्तावेज, मूल पहचान पत्र, मार्कशीट, 40 मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप व कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि आरोपी असल अभ्यर्थियों की जगह बोगस अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाकर पास कराने के एवज में 30 लाख रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी से वसूल कर रहे थे। इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ एक प्रादेशिक न्यूज चैनल के अंडरकवर एजेंट मनवीर सिंह चुंडावत द्वारा किया गया, जिसके बाद पुलिस सतर्क हुई और उसने ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई करते हुए बानसूर अलवर निवासी अर्पित स्वामी, गजेंद्र स्वामी और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कोटा से आरोपी मोहम्मद दानिश राजा को भी गिरफ्तार किया गया है। नीट, जेई जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षा में धांधली होने की शिकायत सूत्रों से प्राप्त हुआ था। उसकी रेंज स्तर पर तस्दीक करके इंफॉर्मेशन विकसित करके जो हमने डेवलप किया, जो उससे लगा है कि नीट जैसे परीक्षा में कमज़ोर लड़कों से संपर्क करके कुछ गैंग वाले लोग उनसे 25-30 लाख रुपया की बात करके उनकी जगह ये फर्जी परीक्षा को बिठा के परीक्षा करा के और पास कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अलग अलग तरीके से जो उन्होंने अपने अपने स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश चल रही थी। इस बात को तस्दीक करके फिर हमें लगा कि जो कानूनी कार्रवाई करने लायक बात है, इस पे लोकल लेवल पे डेवलप करके सिविल लाइन्स थाना में एक एफआईआर दर्ज करके हमने अलग अलग टीम गठित करके जयपुर, कोटा और दिल्ली 3 जगहों पे दबीज दी है। इस दबीज करके 3 लोगों को एक अर्पित स्वामी है, गजेंद्र स्वामी और दानिश करके 3 लोगों को अनुसंधान के लिए दस्तयाब किया। उनसे अनुसंधान की जा रही है और उनकी जगहों से, कमरों से, घरों से या कार्यालय वगैरह से काफ़ी मात्रा में मोबाइल, कम से कम 40-42 मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और कुछ ओरिजिनल दस्तावेज वगैरह बरामद किए और इसमें बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और इससे ऐसा लगता है कि फर्जी परीक्षार्थी जो होशियार लड़के हैं, थोड़े इंटेलिजेंट टाइप लड़के हैं, उनको यूज़ करके कमज़ोर लड़कों की जगह ये परीक्षा में बिठा के नीट, जेई वगैरह में पास कराने की कोशिश की जा रही थी। ये गैंग कितना बड़ा और इनका तंत्र कितना है, इस बात पे अनुसंधान किया जा रहा है। अलग अलग टीम गठित करके जो इस पे हमारे पास जो भी सबूत है उसको परीक्षण कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करके, विश्लेषण करके आगे जैसा जो सबूत आएगा, सबूत साक्ष्य के आधार पर और आगे कार्रवाई करेंगे। अब अभी दिल्ली में भी हमने रेड डाला और इसके अलावा ये अंतर्राज्यीय गैंग है, अलग अलग जगहों पे लिंक है। इसमें आजकल जो जैसा आप समझते हैं बहुत ज़्यादा
वार्तालाप कम्युनिकेशन लोगों में इंटरनेट कॉलिंग से, व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह से होता है। इसलिए इसका पूरा जो डिटेल है, पूरा जो डेप्थ है, गहराई तक हम अभी तक नहीं पहुंचे। अनुसंधान चल रहा है और साथ साथ संदिग्ध दस्याफदा लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये स्टेट से जुड़ा है, ये स्टेट। अभी तो तीनों में से सीनियर तो अर्पित स्वामी, जो दिल्ली से जिसको दस्याब किया, अर्पित स्वामी 3 में से मुख्य आदमी। इसके अलावा इससे बड़ा कोई है या इसके संपर्क में कौन कौन है, इसको कौन कौन मदद करा, इन चीज की अनुसंधान चल रही है। तो इसकी पूरा डिटेल अभी पूछताछ अनुसंधान के बाद ही बता पाएंगे। पर अब इसमें पूरा डिटेल जो अनुसंधान चल रहा है, और अनुसंधान से पहले एग्जैक्ट संख्या वगैरह नहीं बता पाऊंगा। अब अनुसंधान अभी इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं है। अर्पित स्वामी, गजेंद्र स्वामी और दानिश, 3 आदमी को दस्तियाब किया। अपने आप तो बहुत क्लेम बहुत कर रहे हैं, जैसे जो हम लोगों ने सत्यापन करा है। अब कुछ मीडिया औषधि कर्मी जो इसमें मददगार थे, सबको साथ लेकर हम तस्दीक करें, तो उस वक्त वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा क्लेम कर रहे हैं। वो क्लेम सही है गलत है, इस चीज को अनुसंधान के बाद बता पाएंगे। क्लेम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम क्लेम बेसिंग में बहुत ज्यादा अभी इस लेवल पे नहीं कह सकता। पर हम लोगों ने तो एक बोगस ग्राहक बना के किसी को भेजा था, वो तो एक तो है, हमारी बात हो। तो उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स तीनों जगहों से मिला, जैसा दिल्ली ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कुछ स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट है। अब इससे मतलब यही तो उनको मदद कर रहे थे। और साथ साथ दिल्ली कोटा ऑफिस में, कोटा लोकेशन पे भी काफ़ी मात्रा में डेटा मिला, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज मिले। अब उसकी परीक्षण कर रहे हैं, साथ साथ अब जो आज दिन की कार्रवाई, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, और तीनों संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद सत्यापन अनुसंधान के बाद ज़्यादा बात बता पाएंगे। वो हमारी जानकारी के अनुसार अब तक तो 25 से 30 लाख का रेंज रखते थे। इनका मेन फोकस SC ST कैटेगरी वाले बच्चों पे था। उसमें उनके हिसाब से काम करना उनके लिए आसान था। हर जगह इनकी कोशिश संपर्क था। राजस्थान में, राजस्थान बाहर भी है, कोटा में, जयपुर, सीकर, बाड़मेर जैसी जगह। सूचना ओरिजिनल सूचना अजमेर में जो हमें प्राप्त हुई थी, एक लड़की से संपर्क में लोग आए थे, लड़कों को उन्होंने मोटिवेट करके उन्होंने कहा हम लोग पास करा देंगे और हमारे संपर्क में आ जाओ, जैसे कहते हैं वैसे काम करिए। सब शुरुआती सूचना अजमेर से मिला था। क्लॉक थाना पुलिस ने धारदार हथियार सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज। वहीं साइकिल पर रखी टेम्पो की बैटरी चोरी के मामले में विधि विरुद्ध संघर्षरत 17 वर्षीय बालक को लिया संरक्षण में। क्लॉक टावर थाना अंतर्गत 2 अलग अलग मामलों में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि शुक्रवार शाम सूचना मिली कि एक युवक धारदार हथियार सहित लोगों में भय फैला रहा है, जिस पर क्लॉक टावर थाने के ASI धर्मपाल मेजाप्ता आदर्श डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे, जहां अजय उर्फ गंजा नामक व्यक्ति, जो कि वाल्मीकि समाज का है, हाथ में धारदार तलवार लेकर लोगों को डरा रहा था, जिस पर उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 4/25 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया। कल थाने पर सूचना मिली थी कि ट्रामा स्टेशन के आसपास एक जो लड़का है वो हाथ में धारदार तलवार लेकर घूम रहा है तथा लोगों को डरा रहा है। इस इत्तला पर थाने से धर्मपाल ASI और मैं जाप्ते के रवाना हुए तथा आदर्श डिग्री कॉलेज के पास में एक लड़का जिसका नाम अजय उर्फ गंजा जाति वाल्मीकि, वो वहाँ पे मिला और अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर सार्वजनिक रूप से लहरा रहा था, जिसको उस तलवार के बारे में लाइसेंस और परमिट का पूछा तो नहीं होना बताया। इस पर उसके विरुद्ध 4/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजिम को अभी पेश न्यायालय किया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि अकील कुरैशी नामक परिवादी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उसकी टेम्पो की बैटरी साइकिल पर रखी हुई थी, जिसे कोई चोर चुरा ले गया। जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो उसमें एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत 17 वर्षीय बालक साइकिल और बैटरी को चुराता हुआ नजर आया, जिसे संरक्षण में लेकर बाल संरक्षण समिति के समक्ष पेश किया गया और अभिरक्षा में भेज दिया गया। बालक से साइकिल और बैटरी बरामद कर ली गई है। ये कल एक अकील कुरैशी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि साहब मेरी साइकिल और उस पर एक बैटरी रखी हुई थी, उसकी टेम्पो की बैटरी, वो भी चुरा के ले गया।
इस इत्तला पर जब कैमरे वैमरे आसपास के संभाले तो उनको पता किया तो एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक था जिसकी उम्र 17 साल है। वो साइकिल और वो बैटरी लेके गया था। उसको पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके जेसी कराया और उससे पहले उससे मोटरसाइकिल साइकिल और वो बैटरी बरामद की गई। आदर्श नगर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। विजयनगर के खूंटिया निवासी चोर जगदीश लोहार को गिरफ्तार कर 17 मोटरसाइकिलें की बरामद। आदर्श नगर थाने में 12 जुलाई 2021 को परिवादी रविंद्र सिंह ने मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार स्पेशल टीम के सुरेश रामनिवास और आदर्श नगर थाने के रघुनाथ व धर्मेंद्र की एक टीम गठित कर मुलजिमान का पता लगाने के निर्देश दिए गए। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि टीम ने मशक्कत करते हुए आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर जगदीश लोहार है, जो गांव खूंटिया विजयनगर का रहने वाला है। उसके कब्जे से 17 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। दिनांक 12/7/2021 को श्री रविंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज की कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी। इस पर अभियोग दर्ज किया जा करके मुलजिमों की तलाश की गई और जिला स्पेशल के टीम में सुरेश और रामनिवास तथा थाने के कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और रघुनाथ की टीम गठित करके मुलजिम की तलाश की, जिससे आज मुलजिम जगदीश सिंह रामचंद्र जाति लोहार निवासी खूंटिया PS विजयनगर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से करीबन 17 मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस संबंध में मुलजिम से और भी अनुसंधान किया जा रहा है और भी जिले के कई मोटरसाइकिलें बरामद होने की संभावना है। ये खूंटिया गांव है विजयनगर थाने का जगदीश लोहार। और तो मुकदमे जो विजयनगर थाने से मालूम किया जाएगा। ये करीबन 17 बाइक बरामद हुई है। कितने जने ये और भी मालूम करे जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इनके जो भी सदस्य होंगे गैंग में उनके संबंध में उनसे तफ्तीश की जा करके जो भी होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये जैसे भी भीड़ भाड़ का इलाके में देख करके मोटरसाइकिल उठाते थे और ग्रामीण इलाके में ले जा करके किसी को भेज देते। नहीं, अभी तो कोई नहीं, इससे तो पूछताछ की जा रही है, अभी नहीं करे। CRPF GC2 में कार्यरत कांस्टेबल के खाते से निकले 61,998 रुपये। सिपाही ने गंज थाने में दर्ज कराई धोखाधड़ी की रिपोर्ट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 2 में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत महाराष्ट्र के रहने वाले तुकाराम ने अपने साथ धोखाधड़ी होने पर गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल रामदेव ने दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि CRPF GC2 फायसागर रोड पर कार्यरत महाराष्ट्र निवासी कांस्टेबल तुकाराम के SBI बैंक अकाउंट में खाते से 61,998 रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रांसफ़र कर लिए। इस मामले में अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट तुकाराम द्वारा गंज थाने में दर्ज करवाई गई है, जिस पर IPC की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामला था ये 10/9/2021 को तुकाराम नाम से सिपाही था जो महाराष्ट्र का CRPF में कार्यरत है या ग्रुप टेस्ट है। इसका लेन देन खाता स्टेट बैंक के SBI में चल रहा है यहाँ। इन्होंने कोई रिपोर्ट करते हैं कि मेरे खाते से पैसे फॉरवर्ड करके 61,998 रुपये निकाल लिए हैं, जिसकी मैंने बैंक वालों को काफ़ी तलाश कराई, लेकिन अभी तक तो कोई मिल नहीं पाए और बैंक वाले भी कर रहे हैं जो कोशिश फॉरवर्ड से हुआ है और इसका मुकदमा कल दर्ज कर लिया है 420 में। बैंक जो SBI बैंक गलती है इसकी मुकदमा दर्ज कर लिया, इसकी जाँच शुरू है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासक स्वर्गीय मूलचंद चौहान की 12वीं पुण्यतिथि। इंडोर स्टेडियम में कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन।
अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासक स्वर्गीय मूलचंद चौहान की 12वीं पुण्यतिथि पर मूलचंद चौहान इंडोर स्टेडियम में शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 9 सितंबर 2009 को दिवंगत हुए स्वर्गीय मूलचंद चौहान न केवल भारतीय उपमहाद्वीप वरन एशियाई व विश्व की विविध खेल नियामक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर रहे तथा देश की उन चुनिंदा व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर इंडोर स्टेडियम में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधियों व खिलाड़ियों द्वारा स्वर्गीय मूलचंद चौहान को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। से लेकर के जब तक जीवित रहे श्री मूलचंद जी चौहान भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के महासचिव रहे। साथ ही दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस संघ, एशियाई टेबल टेनिस यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के साथ साथ भारतीय ओलंपिक महासंघ और राजस्थान राज्य खेल परिषद के भी वह चेयरमैन रहे। चौहान साहब के कार्यकाल में राजस्थान में कम से कम 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कराई गई थीं और अनगिनत राष्ट्रीय या राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं की गई थीं। चौहान साहब वह खेल प्रशासक थे जिनका मेरा निजी अनुभव है कि एक बार सिंगापुर में यूथ एशियन गेम्स चल रहे थे और वहाँ पे जब मुख्य अतिथि आए तो पूरा स्टेडियम उनके अभिवादन के लिए खड़ा हुआ और 10 मिनट बाद में जब चौहान साहब आए तो मुख्य अतिथि अपने मंच से उठ करके गए और सिंगापुर में चौहान साहब को अपने साथ में मंच तक लिवाकर लेकर के आए। तो इस अजमेर की धरा ने, इस अजमेर की माटी ने वो रत्न पैदा किया था जिसको कि दुनिया में पूजा गया था और ये हमारा सौभाग्य था कि काफ़ी लंबे समय तक उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद के तहत सीखने का, काम करने का मौका मिला और आज भी उनके दिए गए मार्गदर्शन में धनराज जी चौधरी, अनिल दुबे सर, आप लोग काम कर रहे हैं और भारत के टेबल टेनिस के और भारत के खेल स्तर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। अजमेर के जन्मे जाए खेल रत्न और आगे जाकर जो कि भारतीय खेल के एक पुरोधा बने, ऐसे आदरणीय मूलचंद जी चौहान जी के आज 12वीं पुण्यतिथि के ऊपर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए और जहाँ तक अजमेर का सवाल है, मैं अजमेर वासियों को बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक मुहिम के अगर कोई सबसे बड़े हिंदुस्तान के अंदर कोई पुरोधा कहलाए तो आदरणीय मूलचंद जी चौहान थे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से और खेल निष्ठा से न केवल अजमेर का नाम रोशन किया बल्कि राजस्थान का नाम रोशन कर ओलंपिक जगत के अंदर भारत का नाम रोशन किया। तो ऐसे पुण्य आत्मा को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ कि अजमेर ओलंपिक संघ उनकी दिखाई राह के ऊपर चलने की कोशिश करेगा और भविष्य में खेल प्रेमियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के बताए रास्ते के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेल संसाधनों की अजमेर में उपलब्धता कराने की कोशिश करेगा। और मेरा तो ये मानना है कि ये अजमेर का दुर्भाग्य रहा कि आदरणीय मूलचंद जी बहुत जल्दी चले गए। वे कुछ समय तक और इस धरती पर रहते तो अजमेर के अंदर जिस प्रकार से खेल करने के उन्होंने जो एक मतलब आज की तारीख में मॉडर्न खेल अगर देखा जाए तो इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, ये होटल, मतलब खिलाड़ियों के लिए रहने के लिए जो स्थान बना है वो, ये सब उनके विजन का ही कमाल था कि आज खिलाड़ियों को किसी प्रकार की इस इंडोर स्टेडियम में परेशानी नहीं होती। और हम तो आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अजमेर के खिलाड़ी व खेल जगत के लिए उत्कृष्ट सेवाओं का योगदान करते हैं। मानसून ने जाते जाते खोली स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल। 4 दिन पहले बनवाई गई स्टेशन रोड सहित अन्य मार्गों की सड़कें बारिश के पानी से फिर से उधड़ी। पूरे सावन महीने में मानसून अजमेर पर मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन माधवा मास में जाते जाते मानसून ने थोड़ी सी बारिश क्या की, स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खोल कर रख दी। अभी चंद दिन पहले ही अजमेर के स्टेशन रोड पर टूटी फूटी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन 2 दिन रिमझिम बरसी बारिश ने उन सड़कों को फिर से उधेड़ कर रख दिया, जिससे सड़कों में छोटे बड़े कई तरह के गड्ढे हो गए और उनमें पानी भर गया, जिनमें वहां से गुजरने वाले राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने स्मार्ट सिटी के गुणवत्ता विहीन कामों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत कोई काम गुणवत्तापूर्ण नहीं किया जा रहा। अभी 4 दिन पहले बनाई गई सड़क भी वापस गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिनमें गिरकर कई वाहन चालक चोटिल भी हो चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि एक तो एलिवेटेड रोड की कछुआ चाल, ऊपर से सड़कों का बुरा हाल अजमेर वासियों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
स्मार्ट सिटी, इसको कैसे स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। अभी 4 दिन पहले रोड बना है, अभी से ही 4 दिन में इसकी एक बारिश में ऐसी हालत हो गई है। ऐसे कैसे इसको स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा ये। अभी 4 दिन पहले ही रोड का काम चला और 4 दिन में ऐसी बुरी हालत हो गई रोडों की। यहाँ से निकलते हुए हालत बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि रोज़ कोई ना कोई, अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक जने की गाड़ी स्लिप हो गई, बेचारे को बुरी तरह लगी है। अभी उसको ले गए, अब उसका क्या होगा क्या नहीं है पता ही नहीं है। उसको ले गई गाड़ी, 2 गाड़ी स्लिप हुई है। अभी इतना टाइम खराब होता है ना महिला को, प्रसव को यहाँ से ले जाने में कितनी तकलीफ होती है। अब कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी ये तो। हाँ, एक बारिश में ही कह रहा हूँ, एक बारिश में मेन, जबकि स्टेशन के सामने, ये रेलवे स्टेशन, इसके सामने ही ऐसी हालत है। यहाँ पे दरगाह और पुष्कर के जायरीन कहाँ से आते हैं, सबसे स्टेशन से निकलते ही खड्डों के दर्शन करेंगे कि भाई ये क्या है। कितना गलत इंप्रेशन पड़ता है। और अजमेर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और नंबर 1 पे है दरगाह, और यहाँ पे कितनी मान्यता है। दरगाह पुष्कर ब्रह्मा जी का और ख्वाजा साहब का, दोनों एक जगह है, तो इसको ध्यान देना चाहिए। अभी तो शुरू हुई है, एक बारिश में ऐसी हालत। बता रहे हैं कि 4-6 दिन पहले रोड का काम चला है, बना है ये रोड। ये 8-10 दिन पहले रोड बना है और ये पहली बारिश में इतने गड्ढे हो गए, लोग इतने परेशान हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक स्कूटर वाला यहाँ गिरा, अपनी फैमिली सहित बेचारे गिर गए, पूरे गंदे हो गए। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ छींटे भी हमारी दुकान तक आ रहे हैं, मतलब बार बार साफ़ करना पड़ रहा है। बहुत मतलब हालत ख़राब हो रही है, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। अभी ऐसा रहेगा तो क्या स्मार्ट सिटी बनेगा और क्या, मतलब कोई लोगों को मतलब सुविधाएँ नहीं है, कोई मतलब सब ऐसा मतलब हो रहा है, बिल्कुल गंदा काम हो रहा है सारा। और क्या पुल में भी ऐसा ही माल लग रहा होगा। अभी सड़क में आप देख लो नमूना, अभी पहली बारिश में ये हाल है, कितने गड्ढे हो गए, कितने मतलब वो है। तो पुल बनेगा तो ये भी भगवान ही मालिक होगा, कैसे बनेगा क्या, मतलब इसका आगे रिजल्ट रहेगा। ये केसरगंज तिराया है बाटा के सामने। वार्ड नंबर 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल की अनुशंसा पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। 18+ व 45+ आयु वर्ग को लगाई कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज। शनिवार को वार्ड 49 की पार्षद लक्ष्मी बुंदेल की अनुशंसा पर विजय डिस्पेंसरी श्रीनगर रोड यूपीएससी के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया। कैंप में कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। आज करीब 150 लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा वैक्सीन लगवाने केंद्र पर पहुंचे। वहीं घर घर जाकर भी लोगों को लाकर वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 और 45 से 59 आयु वर्ग के 150 लोगों को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। विजय डिस्पेंसरी के सानिध्य में लक्ष्मी बुंदेल जी पार्षद के वार्ड नंबर 49 के अंदर ये कोवैक्सीन का कैंप लगाया गया है, जिसमें हमने यहाँ 150 लाभार्थियों को आए हैं और पूरी डोज कंज्यूम हो गई है। और हमारी कोवैक्सीन जो है अभी डिस्पेंसरी में अभी भी चल रहा है, 4 जगह कैंप चल रहा है। आज कोवैक्सीन भारी मात्रा में आई है अजमेर में और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। यहाँ 150 से ऊपर लोगों को वैक्सीन इस कैंप में लग गई है। इसके अलावा 2 कैंप और चल रहे हैं, वहीं भी चल रहे हैं। फर्स्ट सेकंड 18 से लेकर ऊपर जितनी उम्र सभी लग रही है। और आज ये बहुत ही अच्छी तरह से लक्ष्मी बुंदेल जी ने इसका आयोजन करवाया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। और अभी 2 डोज और लग जाते हैं और फिर हमारी पूरी डोज होने पे आगे कंज्यूम कर देंगे। हाँ, वैक्सीन के लिए आ रही है रुचि, सेकेंड डोज के लिए लोग आ रहे हैं और थर्ड डोज के लिए भी अभी आ रही है जनता। और घर घर हमने सर्वे भी करवा दिया है और जो सीफार एनजीओ गए सभी हमारे साथ में हैं और घर घर जाके ये लोगों को लेके आ रहे हैं। जनता खुद भी आ रही है। वैक्सीन आज जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी जितनी आई थी। और अब 1-2 दिन में जब भी कैंप होगा दोबारा हम यहाँ पे कैंप रखेंगे और पूरी कोशिश है लोगों को लगाने के लिए। हम विजय डिस्पेंसरी है, यूपीएससी श्रीनगर रोड। ऋषि पंचमी पर विभिन्न समाजों ने मनाया रक्षाबंधन का पर्व। दादीज समाज, पारिक समाज, माहेश्वरी समाज और कायस्थ समाज के घरों में दिखी राखी की रौनक। ऋषि पंचमी के पावन अवसर पर दादीज समाज, पारिक समाज, माहेश्वरी समाज और कायस्थ समाज द्वारा शनिवार को रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समाज के लोगों ने घरों में सप्तऋषि की पूजा अर्चना की और महिलाओं ने व्रत रखे। इसके बाद अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे रक्षा का वचन मांगा। वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर उनका सम्मान किया।
कायस्थ समाज की प्रेमलता माथुर ने बताया कि आज के दिन इन समस्त समाजों में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विवाहित बहनें ससुराल से पीहर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए पहुंचती हैं, जहां सभी परिवारजन मिलजुल कर रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। ऋषि पंचमी के अवसर पर सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना कर इस पर्व को मनाया जाता है। यह प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है, जिसका आज भी निर्वहन किया जा रहा है। घरों में व्यंजन बनाए जाते हैं, वहीं महिलाएं चावल से व्रत को खोलती हैं। आज के दिन हम सब है वो भाभियां हैं, बहनें हैं, वो भाई है, वो अपनी ननद को बुलाते हैं। हमारी ननद आकर ऋषि पंचमी को है वो सब भाइयों के भाभियों के राखी बांधती है। रक्षाबंधन वैसे तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ है वो ऋषि पंचमी के दिन भाई पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज सभी बहनें हैं अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। बेल बना करके है हम लोग है अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। आज के दिन है माथुर है, कायस्थ है, माहेश्वरी है, दाधीच है, उन सब में है वो ये ऋषि पंचमी के दिन है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, इसलिए इसको भैया पंचमी भी बोलते हैं। इसलिए ये त्यौहार हम इसी दिन मनाते हैं। हाँ, रक्षा सूत्र बांध करके भाई की रक्षा करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने सब मेरी ननद नंदोई और परिवार वालों को बुलाया है और सब आज ऋषि पंचमी मनाया है हम लोगों ने, और सब ने मिलके बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और भी उनमें कास्ट में भी ये मनाया जाता है, माहेश्वरी समाज में, पारिक में ये और माथुरों में विशेष तौर से इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और इस दिन बहनें आती हैं, अपने भाइयों के राखी बांधती हैं और सब परिवार इकट्ठा होकर एक साथ बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाता है और बहुत अच्छा लगता है। सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, सब त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। ऋषि भगवान की हमने पूजा करी है और बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया गया। हाँ बिल्कुल, मेरी नंदे कोटड़ा में भी है और जगह भी है। हम लोग सब जगह जाएंगे और बहनों से राखी बनवाएं। आज सारी बहनें आई, सब ने राखी मनाई, सब ने एंजॉय करा और सब अभी भाई बहन आए हुए हैं, अब मस्ती करेंगे सब। वही है, आज के दिन सब आते हैं, सब एक साथ मिलते हैं, तो उस चीज़ के लिए इंतज़ार रहता है कि सब मिलके मज़े करेंगे। उसके लिए बस यही है कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहन है। आज ऋषि पंचमी है। आज के दिन महेश्वरी समाज में एक बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है। इस दिन राखी बनाई जाती है और मैं अपने भाई के लिए कुछ 4 शब्द कहना चाहूँगी। ये भाई भी कितने अजीब होते हैं पर दिल के करीब होते हैं। हमेशा रखना मेरा ध्यान, करना ना मुझको परेशान। सब रिश्तों से प्यारा रिश्ता, नोक झोंक का अंदाज है इसका। भाई बहन का सुंदर रिश्ता, फूल सा है ये कोमल रिश्ता। आज मामा मामी आते हैं घर पे, भाई बहन बुआ सब लोग आते हैं, राखी अच्छे से मनाते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे कुचामन दौरे पर। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध का ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ा। राजस्थान की जनता ने 2.5 साल पहले प्रदेश कांग्रेस से उम्मीदें लगाई थी, वो पूरी नहीं हो पाई। जिन वायदों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी, वे वायदे गहलोत सरकार आज तक पूरे नहीं कर पाई है। यह कहना था केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो कि नागौर जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर थे। कुचामन बाईपास पर भारी तादाद में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने शेखावत का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व विधायक हरीश कुमावत, भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रजनी गावड़िया, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजाराम प्रजापति सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरपीएस वीडियो वायरल मामले में प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही नहीं, पुलिस अधिकारियों पर भी पॉक्सो एक्ट में मामले दर्ज हो रहे हैं। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और जनता खौफ के साए में जीने को मजबूर है। माफिया, पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों तक हमले हो रहे हैं। राजस्थान में अपराधियों को बंदूक की नोक पर जेल से छुड़ा ले जाया जा रहा है। ऐसा वक्त राजस्थान की जनता ने आज तक नहीं देखा। ऐसे में राजस्थान की जनता आगामी 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुराज को खत्म करने का संकल्प ले चुकी है। संवाददाता ब्यूरो चीफ डब्लू गोस्वामी, राजस्थान। राजस्थान की सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और राजस्थान में सरकार के
आपसी विग्रह के कारण अपनी कुर्सी बचाने की प्राथमिकता होने के कारण से राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगभग शून्य की स्थिति पर आ गई। राजस्थान आज जो है बच्चियों के साथ में होने वाले अपराधों की राजधानी बन गया है। सामान्य व्यक्ति करे वहां से लेकर के पुलिस के अधिकारियों तक में पॉक्सो के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान के थानों से अपराधियों को बंदूक के नोक पर छुड़ाया जा रहा है। राजस्थान का बजरी माफिया अधिकारियों पर से लेकर के छोटे अधिकारियों से लेकर के एसपी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तक हमले कर रहा है। मुझे लगता है कि राजस्थान ने ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि, ऐसी काल रात्रि नहीं देखी और राजस्थान की जनता आगामी 2 साल में होने वाले चुनाव में इस कुराज को समाप्त करने का संकल्प करें। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinge.com। सच के साथ।